बच्चे कहते थे फाइनल ईयर के टीचर बड़े क्लास में देखो ध्यान से पारे बजे थर्ड ईयर हिंदी मीडियम थर्ड ईयर ठीक है। इसका तो सुबह से हमसे ये मना कर दिया कि इसके साथ क्लास लगेगी, और जबकि मैंने आते ही तुमसे पूछा था ये बताओ मेरी क्लास किसमें है फर्स्ट का तो बराबर दिया है तरह से सेंस निकलेगा सर। Good afternoon, everyone. हाँ भाई फर्स्ट ईयर आप लोगों के में कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज द mRNA है ना। mRNA के बारे में बात कर रहे थे ना हम, कितना लिखवाया था जरा दिखाना उसे। अच्छा सिस्ट्रॉन के आधार पर करा दिया था, ठीक है चलो। तो क्लास अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा क्लास बात करते हैं आपके mRNA के बारे में। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग जानते हैं चौक बोल दो मुझे आने दो चौक को पहले। अच्छा कल क्या बताया था महारानी के बारे में थोड़ा बता दो मुझे, क्या बताया था कल। मैम चौक हाँ गई। तो mRNA में ये दो सिरे होते हैं, ठीक है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है। 5 प्राइम एंड को हम लोग बोलते हैं कैप। दिस इज अ कैप रीजन। रीजन मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। रीजन माने क्या होता है, क्षेत्र। वहीं ये जो आपका 3 प्राइम एंड होता है इसे हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेप, ठीक है। कोई परेशानी, पॉली ए टेप। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं ना शायद, ठीक है। देखिए क्लास जब हम लोग बात करें आपके mRNA में, तो mRNA में आप लोगों को बताया था जब अनुवांशिक कूट पढ़ाए थे कि उसमें होते हैं आपके कुछ स्टार्ट कोडोन, बताए थे कौन से होते हैं। स्टार्ट कोडोन कौन सा था, AUG, ठीक है। तो ये जो आपका कैप रीजन होता है, ठीक है, इसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर उपस्थित होंगे आपके स्टार्ट कोडोन। क्या होंगे, स्टार्ट कोडोन होंगे, ठीक है। वही यहाँ पर ये जो क्षेत्र होगा आपका ये होता है इसका स्टॉप कोडोन, ठीक है। यहाँ पे क्या उपस्थित होंगे आपके स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन को हम और किस नाम से जानते हैं, टर्मिनेटिंग कोडोन और नॉनसेंस कोडोन, इन 3 नाम से जानते थे, ठीक है। अंतिम कूट जो हम बोलते हैं, ठीक है। कौन से होते थे, UUA नहीं UAA, ठीक है। UAA, UGA और UAG, ठीक है, ये होते हैं इसके स्टॉप कोडोन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्लास जब हम बात करें तो आपने mRNA में देखा कि यहाँ पे 2 सिरे हैं 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पर क्या होंगे आपके स्टार्ट कोडॉन, मतलब AUG लगा होगा, या आप कह सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग में ये यहाँ पर आप स्टार्ट कोडॉन मानकर चलिए आपकी सहूलियत के लिए बेटर है। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन कहाँ है आपके, इस एरिया में उपस्थित है। ठीक है, और यहाँ पर है आपके स्टॉप कोडॉन, मतलब या तो आपका आएगा UAA या UGA या UAG आएगा। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि जो इतना सिरा होता है, ये इतना क्षेत्र जो है, इसे हम लोग बोलते हैं कोडिंग रीजन। क्या बोलते हैं इसे हम, कोडिंग रीजन बोलेंगे। मतलब यहाँ पर जो कोड है, ठीक है, जो कोडॉन है, यहाँ पर वो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर कोडॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये जो सिरा है आपका, ठीक है, ये चीज हम लोग बोलते हैं, इन्हें हम नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, कोई परेशानी अब, तो स्टार्ट कोडॉन यहाँ से, ठीक है। तो नॉन कोडिंग रीजन ये है आपका, और कोडिंग रीजन के बाद फिर से ये जो क्षेत्र होगा, ये कौन सा होगा, नॉन कोडिंग रीजन। कोई परेशानी, सॉरी, करना चाहें करिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्लास अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा, जब हम लोग बात करें आपके पॉली ए टेल के बारे में। ठीक है, तो पॉली ए टेल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। ठीक है, कैप तो समझ में आया, वहां पर आपके स्टार्ट कोडॉन स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए है। ठीक है, लेकिन जब बात करें आपके पॉली ए टेल के बारे में, तो पॉली ए टेल इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले रीजन पर, इस वाले क्षेत्र पर आपके 200 से 300 पॉली एडिनाइलिक एसिड रेसिड्यूज पाए जाते हैं। रेसिड्यूज माने होता है जो बचा कुचा रहता है ना, अपशिष्ट। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं 200 से 300, ये बहुत सारी संख्या में उपस्थित है। ठीक है ना, तो इसी चीज को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, दिस इज अ पॉली ए टेल। कोई परेशानी, चूंकि देखिए वो कैप रीजन था तो ऑब्वियसली सी बात है ये टेल रीजन होगा, लेकिन टेल रीजन को हम इसको पॉली ए टेल के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी अब समझ में आया, चलिए अब क्लास लिख लिया, अच्छा लिख लिया। ओके, चलिए लिख लिया ना, ठीक। अच्छा, एक खास बात और जो हम लोगों ने कल भी सीखी थी, आज एक बार फिर सीख लेते हैं जरा। कल हम लोग जानते थे कि आपके डीएनए के, ठीक है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से क्या बनता है आपका, एमआरएनए बनता है। ठीक है, और डीएनए के उस खंड को हमने क्या नाम दिया था, हिस्टोन। ठीक है, ये तो आपको पता ही था। तो जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में, उस वक्त ये कहा जाता है डीएनए से क्या बनता है आपका, एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, ये डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तब तो जानते हैं। लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि हम
डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बना सकती कभी, ठीक है। हम डीएनए से कभी भी एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो हम क्या बनाते हैं फिर, हमारे जो बॉडी में जो कोशिका में बनता है, तो डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए, ठीक है। फिर इस एचएनआरएनए से बनता है आपका एमआरएनए, ठीक है। तो ये जो आपके अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, वो पूरी ये होती है, पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा, फिर एचएनआरएनए से आपका एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है आपकी अनुलेखन की, ठीक है। अब उसमें क्या होता है क्लास समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि एचएनआरएनए क्या होता है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं शायद आप लोग, है ना। तो ये एचएनआरएनए को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषमांगी आरएनए, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है हेट्रोजीनियस आरएनए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ जाता है कि ये तो मैंने ये बता दिया कि एचएनआरएनए को हम बोलते क्या हैं, ठीक है। एचएनआरएनए मतलब इट इज अ हेट्रोजीनियस आरएनए, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि एचएनआरएनए जो है ये एमआरएनए, ये तो यहाँ पर परिपक्व अवस्था में है, ठीक है। मैच्योर्ड एमआरएनए है, परिपक्व है ये, ठीक है, पूरी तरीके से भली भांति विकसित है। लेकिन जो एचएनआरएनए जो होता है ये इसका अपरिपक्व हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये कैसा है इसका अपरिपक्व आरएनए होता है, ठीक। अच्छा, एक खास बात और, जैसे ऐसे बोलते हैं ना 3 से पहले 2 आता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं ना 1 3 4 5, बीच में 2 का आना जरूरी है ना। तो वही चीज है, जब तक 2 नहीं होगा आप 3 को काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो डायरेक्ट एमआरएनए को बनाने के लिए पहले आपको एचएनआरएनए बनाना जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि जो एचएनआरएनए होता है वो इस एमआरएनए का पूर्वगामी आरएनए होता है, मतलब इससे पहले बनने वाला जो आरएनए होगा उसे हम विषमांगी आरएनए बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर एक अटकता है, इसे हमने विषमांगी ही क्यों कहा, है ना, विषमांगी आरएनए हमने इसको क्यों कहा, तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो हेटेरोजेनस आरएनए होता है, विषमांगी आरएनए होता है, इसमें आपके 2 प्रकार के कोडोन क्षेत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के कोडोन क्षेत्र उपस्थित होते हैं, एक्सोन इंट्रोन, ठीक है। फिर से एक्सोन इंट्रोन, ठीक है, एक्सोन इंट्रोन। अब समझना जरा, यहां पर इसको बाहर लिखने से अच्छा यही लिख देती हूँ, ठीक है। अब समझना जरा, इस एक्सोन और इंट्रोन ये एक के बाद एक एकांतरित फॉर्म में उपस्थित होते हैं, मतलब ऑल्टरनेट में उपस्थित होते हैं, पहले एक्सोन फिर इंट्रोन फिर एक्सोन फिर इंट्रोन फिर एक्सोन फिर इंट्रोन। इस तरह की जो होती है सीक्वेंस जो है, श्रृंखला जो है, वो किसमें उपस्थित होगी आपकी एचएनआरएनए में, ठीक है। लेकिन एक्सोन और इंट्रोन होते क्या है, ये जो एक्सोन वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इस पर उपस्थित होती हैं अनुवांशिक सूचनाएं। क्या उपस्थित होती है इसमें, अनुवांशिक सूचनाएं एक्सोन पर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। क्या बोला जाता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, इसीलिए इसे हम बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। कोई परेशानी, वही जब हम बात करें आपके इंट्रोन के बारे में, ठीक है, तो इसमें अनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित नहीं होती, कोडोन उपस्थित नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ पर अनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित है या नहीं है, फिर उपस्थित है फिर नहीं है, फिर उपस्थित है फिर नहीं है, यही चीज तो देखने को मिल रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा जो एचएनआरएनए होता है, ये पूरा काम का नहीं है हमारे पास। हमें क्या काम का चाहिए,
हमें सिर्फ चाहिए एक्सोन, एक्सोन चाहिए बस, हमें इंट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई भी अनुवांशिक सूचना उपस्थित है ही नहीं, है ना। अब समझना, तो इसमें ये दोनों ही प्रकार के एक्सोन और इंट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, विषमांगी आरएनए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सोन और इंट्रॉन में, मतलब एक्सोन में अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और इंट्रॉन में अनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित नहीं होती हैं। कोई परेशानी? ठीक। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये डीएनए से जो बनेगा आपका, ठीक है, वो आपका इस तरह का एक वो बनेगा एचएनआर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपके सिर्फ एक्सोन, 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 इंट्रॉन अब हमें हटाने। ठीक है, तो ये जो इंट्रॉन हटाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए। ठीक है, स्प्लाइसिंग ऑफ आरएनए बोलते हैं, मतलब आरएनए का संबंधन। क्या बोला जाता है, आरएनए का संबंधन। संबंधन से तात्पर्य है कि अब हमें सिर्फ एक्सोन, एक्सोन को मिलाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक एक्सोन, एक्सोन मिलेंगे नहीं, तब तक आपका एक सीक्वेंस में कोडॉन उपस्थित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी इस प्रकार का जो एचएनआरएनए है, कैसा है, अपरिपक्व है। ठीक है, अपरिपक्व प्रकार का क्या है, एमआरएनए उपस्थित है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी हम स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब अब हमें इनका संबंधन करना है। ठीक है, इसमें एक्सोन को पास लेकर आना है। तब इसमें जो जीन स्प्लाइसिंग होती है, जीन स्प्लाइसिंग से मतलब है अब इस पर कुछ जीन्स जो हैं वो कुछ काम करते हैं और आपके एक्सोन, एक्सोन को मिला देते हैं, तो हमारे पास जो प्रक्रिया मिलेगी दैट इज द एक्सोन, एक्सोन, एक्सोन। ठीक है, और इन सभी में क्या उपस्थित होंगी, अनुवांशिक सूचनाएं। ठीक है, और अनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होने की ही वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, आपका परिपक्व एमआरएनए। ठीक है, कोई परेशानी? समझ में आया? देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे डीएनए से एमआरएनए का बनने की प्रक्रिया जो होती है वो अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो लेकिन हम इतना नहीं जानते कि डीएनए से एमआरएनए डायरेक्ट ना बनते हुए पहले क्या बनेगा, आपका एचएनआरएनए बनेगा। ठीक है, ये अपरिपक्व आरएनए होता है। क्यों होता है ये विषमांगी आरएनए, क्योंकि इसमें एक्सोन और इंट्रॉन दोनों ही उपस्थित होते हैं और एक्सोन में अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है, जबकि इंट्रॉन में अनुवांशिक सूचनाएं नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्सोन को हम बोल सकते हैं स्प्लिट, स्प्लिट जीन। ठीक है, क्योंकि अब सारी सारी सूचनाएं जो है इसमें उपस्थित है, तो स्प्लिट जीन्स भी बोलेंगे, भाई जीन्स की तो बनी होती है सब चीजें। तो जब हम बात करें अब ये जो आपका एचएनआरएनए होता है, ठीक है, इस प्रकार का जिसमें एक्सोन, इंट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, अब हमें इसमें से इंट्रॉन हटाने हैं और सिर्फ एक्सोन, एक्सोन का संबंधन कराना होता है। ठीक है, जब एक्सोन, एक्सोन का संबंधन हो जाएगा उसको हम बोलते हैं परिपक्व एमआरएनए। कोई परेशानी? समझ में आया? ठीक है, चलिए ड्रॉ करना है, ड्रॉ कीजिए। कोई परेशानी है तो पूछिए, वरना फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आप लोगों को ये तो बताया ही था ना कि एमआरएनए कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनता है, केंद्रक में बनता है। ठीक है, कल बताया था, टीआरएनए और ये सब आपके केंद्रक में बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आरआरएनए होता है, ठीक है, वो केंद्रिका में बनेगा। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोलस में। ठीक है, तो इसका डिफरेंस है। चलिए आप लोग ड्रॉ कीजिए, फिर बात करते हैं हम।
फिर इन तीनों में डिफरेंस बता देंगे एक नॉर्मल सा, ठीक है। हो गया, चलिए अब हटाते हैं इसको। हाँ भाई, आप लोग जानते हैं कि mRNA कहाँ बनता है? केंद्रक में, ठीक है। ये टोटल आरएनए का कितना पोर्शन बनाता है? 5 to 10%, ठीक है। और इससे पहले हमने जो स्टडी किया था आपका टीआरएनए, वो कितना बनता था आपका? 15 to 20, ठीक है। 15% तक होता है मोस्टली टीआरएनए, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपका आरएनए उपस्थित होता है दैट इज आरआरएनए, ठीक है। क्या होता है? आरआरएनए, ठीक है। कितना होता है? अप्रॉक्स 80%, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को टीआरएनए और एमआरएनए क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्लास बात कर लेते हैं आपके आरआरएनए के बारे में, ठीक है। पहली बात, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम इसे आरआरएनए क्यों कहते हैं? इसकी फुल फॉर्म कोई बताएगा मुझे? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं हम? ये तो आपने मुझे इसका मतलब बता दिया है, फुल फॉर्म बता दिया आरआरएनए की। भाई देखिए, एक बात बताइए, हम टीआरएनए क्यों कहते थे? क्योंकि वो अमीनो एसिड को, एक्टिवेट अमीनो एसिड को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक लेके जाता था, ट्रांसफर करता था, है ना, स्थानांतरण करता था, इसीलिए हम उसको टीआरएनए बोलते थे। एमआरएनए को एमआरएनए क्यों कहा? क्योंकि वो डीएनए की सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण तक लेके जाता था, पोस्टमैन का काम करता था, मैसेंजर का काम किया था उसने, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे? मैसेंजर आरएनए। अब क्वेश्चन तो मेरा वही के वही है, हमने इसको आरआरएनए क्यों कहा है? इसको एबीसीडी इतने सारे अल्फाबेट देते हैं हमारे पास, जेड बोल देते, जेड आरएनए बोलो। देखिए क्लास, आप लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन ए में हम लोगों ने मोस्टली सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी किए थे, मतलब कोशिकांग स्टडी किए थे ना, सभी पढ़ चुके हैं। जिसमें एक कोशिकांग था आपका राइबोसोम, पढ़े थे हम, पढ़े थे। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं? कॉपी है पुरानी वाली? होगी तो सही, चलिए ठीक है, लेट इट बी, अभी बता दिया जाएगा। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं आपके राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम जो है वो बने होते हैं आपके आरएनए प्लस प्रोटीन के। अब याद आया? अभी भी याद नहीं आया? बता देती हूँ, सुनो, नहीं बताया है, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पर आपको 70S और 80S दो टाइप के बताए थे। हाँ, वो भी बताएंगे, ये भी आ जाएगा, देखना अभी खुद। 70S को फिर हमने दो सब यूनिट में डिवाइड किया था, छोटी और बड़ी। कौन कौन से थे? 30S और 50S, ये सब यूनिट थी। S क्या था इसकी सब यूनिट? स्वेडबर्ग, बताया था। अब बताइए, इसके नीचे मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया था और वहां लिखा हुआ है आरएनए प्लस प्रोटीन, लिखा हुआ है। मिल गया? यही तो मैं बोल रही हूँ कि भाई मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आपके राइबोसोम जो हैं वो किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन के, डिफरेंशिएट बकायदा किए हुए हैं।
जिसमें 70S RNA में आपके 2 से 3 आपके RNA उपस्थित होते हैं, जबकि 80S में 4 प्रकार के। देखिए डिफरेंशिएट किए हुए हैं, दिख गया, मिल गया ना? तो यही चीज मैं तीसरे से पूछ रही थी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ भी क्लास, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बता रही थी आपको कि आपका जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? आपके RNA के और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो RNA किस में पाया जाता है? आपका राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। तो एक लाइन में ये लिख सकती हूँ उसमें कि आपका RNA जो है वो किस में पाया जाता है? आपका राइबोसोम में। गलत नहीं होगा ये, ठीक है, राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। अब चूंकि RNA आपके राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम rRNA कहते हैं। कोई परेशानी है? नहीं, ठीक है। चलिए, अभी बताया कि rRNA पूरे RNA का सबसे ज्यादा पार्ट कवर करता है, कितना? 80%, ठीक है। ये तीनों प्रकार के RNA में से सबसे भारी प्रकार का RNA है, ठीक है। tRNA के बारे में एक स्पेशल बात बताई गई थी क्लास कि tRNA जो है ये सॉल्युबल RNA होता है, घुलनशील, बताया था। और ये जो आपके RNA होते हैं ये कैसे होते हैं? अघुलनशील RNA। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। जब हम क्लास बात करें आपके rRNA के बारे में, ठीक है, तो ये जो टर्म था rRNA, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कुरलैंड, उन्होंने दिया था। किसने दिया था? कुरलैंड नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इसको, ठीक। इसका जो मेन फंक्शन हम लेके चलते हैं वो होता है ये tRNA व mRNA को जोड़ता है। क्या करता है? ये tRNA व mRNA को जोड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये कैसे जोड़ता है? टाइम है, देखिए समझिएगा ये कैसे जोड़ेगा। इसको लिखना चाहते हैं? लिख लिया सभी ने? रफ कर दिया जाए। देखिएगा, ये है आपका mRNA का सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, जिस पर क्या लगे रहते हैं? आपके अनुवांशिक कूट, कोडॉन लगे रहते हैं 3-3 के। उसमें ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम की 2 उप इकाइयां हैं, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। हम बात करेंगे अब किसमें? आपके यूकैरियोट में, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें स्टडी करना है आपके प्रोटीन संश्लेषण की, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण आपको हमने यूकैरियोट में स्टडी करना है, हमें बाकी प्रोकैरियोट से मतलब नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब आप लोग जानते हैं rRNA किस में उपस्थित होगा? आपके राइबोसोम में उपस्थित है, ठीक है। जब tRNA पढ़ाया गया था तब मैंने एक बात बताई थी कि tRNA में ये 4 भुजाएं होती हैं, ये बताया था क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। उससे कहा था ये वाली भुजा पढ़ाते समय कि ये जो होती है राइबोसोमल साइट होती है, राइबोसोम से जुड़ती है, बताया गया था ये बात, है ना। तो ये जो जगह है, ठीक है, तो ये कुछ
ठीक है। टीआरएनए मैंने बताया था कि ये वाली जो साइट होती है राइबोसोम साइट, ये हमेशा राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ती है, लिखवाया था। तो ये हमेशा किससे जुड़ेगी, इसकी बड़ी उप इकाई से, ठीक है, जोड़ दिया। अब देखिएगा मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था कि इसका काम क्या है, आरआरएनए का एमआरएनए और टीआरएनए को जोड़ता है, ठीक है। तो इसने इस तरह से ये जोड़ा है, अभी अधूरा है ये सेंटेंस। अच्छा क्लास, पहले तो आप लोग जरा रिजाइन कीजिए प्लीज।